गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 24 मई और 24 मई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के सारे ही क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखा करें। साथ ही साथ ये जो वीडियोस बनाई जा रही हैं ये स्पेसिफिक आरआरबी एनटीपीसी हो या फिर आरआरसी ग्रुप डी हो, दोनों के लिए बनाई जा रही हैं। लेकिन जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है आने वाले कुछ टाइम के बाद, तो उसमें भी ये हेल्प करेंगी। तो करंट अफेयर यहीं से पूछा जाएगा, इसलिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि कोई भी फैक्ट आपसे छूटे ना। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ना देके अगर क्वेश्चन ट्रिकी वे में या घुमाकर पूछेगा तो भी आप क्वेश्चन को कर सकेंगे। तो इसलिए डिटेल वाइज क्वेश्चन पढ़ा करें, फैक्ट सारे के सारे समझा करें उसके। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें। नीचे रेड बटन होगा सब्सक्राइब का, वहाँ से सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे चैनल को सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सबसे पहले बात करें कोरोना ग्राफ की, तो कोरोना ग्राफ में आप देखेंगे अमेरिका अभी भी सबसे ऊपर बना हुआ है। कल हमने डिस्कस किया था कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड में कोरोना के केसेस हैं उनकी संख्या है 53 लाख, और आज आप देखेंगे कि टोटल संख्या 1 लाख बढ़ चुकी है और पिछले 24 घंटे में 1 लाख कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। बात करें अब सबसे ज़्यादा मरीज कहाँ मिल रहे हैं, तो पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा मरीज मिले हैं ब्राज़ील में, उसके बाद है सबसे ज़्यादा मरीज मिले हैं मैक्सिको में, उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद अपना देश भारत है। ब्राज़ील में लगभग 22,000 लोगों की मौत हो गई है और अमेरिका में लगभग 1 लाख लोगों की मौत हो गई है। इंडिया की बात करें तो 3868 लोगों की मौत हो गई है और पिछले 24 घंटे में 445 एक्टिव केसेस भी मिल चुके हैं। तो इसलिए लॉकडाउन का अभी भी आप सख्ती से पालन करें, कोरोना वायरस का प्रकोप अभी भी बना हुआ है भारत में। साथ ही साथ बाहर जाएं तो मास्क लगा कर जाएं और सैनिटाइज़र या साबुन का उपयोग करें। आज की वीडियो इसलिए खास बनती है कि आज हम एक संगठन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो इंटरनेशनल संगठन है, एक नेशनल संगठन है, तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखें। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सबको मिलेगा रोजगार पहल को लॉन्च किया है? सबसे पहले पहल का नाम आप याद रखें, सबको मिलेगा रोजगार। इस पहल को स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के सबसे ज़्यादा योजनाएं लॉन्च की गई हैं कोरोना वायरस के कारण। आपको पता होगा कमलनाथ की सरकार अविश्वास प्रस्ताव लाकर गिराई गई थी और उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे शिवराज सिंह चौहान। तो उन्होंने कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पहल को लॉन्च किया है। अब ये पहल क्या है, तो आपको पता होगा कि प्रवासी भारतीय जो हैं वो अपने घर जाने के लिए परेशान हो रहे हैं। तो जो प्रवासी भारतीय मध्य प्रदेश में रुके हुए हैं तो उनको रोजगार देने की पहल स्टार्ट की गई है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। अब इस पहल में क्या होगा, तो वो जो मजदूर हैं उनको मनरेगा के तहत, आपने देखा होगा मनरेगा योजना होती है जिसमें 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है, तो उस मनरेगा के तहत उनको किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा जो खेती से संबंधित रहेंगे। साथ ही साथ उनको एक जॉब कार्ड बनाया जाएगा ताकि एक पर्टिकुलर डेज के लिए उनको रोजगार प्रदान किया जा सके। तो ये है सबको मिलेगा रोजगार पहल। आपको पता होगा बेरोजगारी काफ़ी हद तक बढ़ गई है और जो मजदूर अपने घर को पलायन कर गए हैं उनके पास अब रोजगार का कोई साधन नहीं है। तो इसी बीच उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर मध्य प्रदेश की सरकार हो, दोनों ने अपने मजदूरों के लिए काफ़ी अच्छी पहले स्टार्ट करी हैं, तो इस चीज़ को आप याद रखें। तो ये है मध्य प्रदेश की पहल, सबको मिलेगा रोजगार, नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ और कुछ योजनाएं हैं वो भी मध्य प्रदेश की हैं, वो भी आप साथ के साथ याद रखें। एक योजना है चरण पादुका योजना, जो प्रवासी जा रहे हैं अपने घर की तरफ पलायन करके, उनको जो नंगे पैर हैं उनको चप्पल प्रोवाइड करवाना। तो ये चरण पादुका पहल भी मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, जब शिवराज सिंह चौहान का पहले कार्यकाल था तो उस समय स्टार्ट की गई थी मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। बाद में कमलनाथ की सरकार ने इसको रोक दिया, लेकिन जैसे ही फिर से शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी है उन्होंने फिर से
इस योजना को स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद विद्यार्थी जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या फिर उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, उनके लिए टॉप पेरेंट ऐप विद्यार्थियों के लिए स्टार्ट किया है। साथ ही साथ जीवन शक्ति योजना भी स्टार्ट की गई है। जो शहरी महिलाएं हैं जिनका रोजगार नहीं चल पा रहा है या रोजी रोटी नहीं चल पा रही है, तो वो अपने घर मास्क बनाएंगी और उन मास्क को सरकार खरीदेगी पर मास्क 11 रुपये। तो इससे क्या होगा, उनको थोड़ा सा आर्थिक लाभ भी होगा और उनकी रोजी रोटी भी चल सकेगी। तो ये सारी की सारी योजनाएं कहाँ की हैं? मध्य प्रदेश की हैं। अब मध्य प्रदेश का नाम आते ही सबसे पहले हमने क्या बताया था, राजधानी क्या मिलेगी आपको? भोपाल। ये माइंड में आपके क्लिक हो जाना चाहिए बोलने से पहले। मुख्यमंत्री कौन मिलेंगे? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन मिलेंगे? लालजी टंडन। और हाई कोर्ट, जो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट है, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन मिलेंगे? तो वो मिलेंगे अजय कुमार मित्तल। ये चारों के चारों फैक्ट स्टैटिक जीके में आते हैं और इस चारों के चारों फैक्ट्स आपको साथ के साथ कवर भी करने हैं। अब एक क्वेश्चन है या फिर एक टॉपिक दिया गया है आपके आरआरबी एनटीपीसी में, जो है आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो जैसे महोत्सव की बात करें या फिर त्यौहार की बात करें, तो मध्य प्रदेश में कुछ महोत्सव या त्यौहार हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनते हैं। सबसे पहला आप याद करें खजुराहो महोत्सव। आपको पता होगा खजुराहो कहाँ स्थित है? खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। तो खजुराहो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। दूसरा हमने पहले भी डिस्कस किया था, नर्मदा महोत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद है मांडू महोत्सव। मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद मकई महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? ये भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद है लास्ट भगोरिया त्यौहार। भगोरिया त्यौहार पीडीएफ में सारा का सारा मेंशन मिलेगा। यहाँ आपको फर्दर डिस्कस किया जा रहा है ताकि आपको पता चल सके कि कितने त्यौहार मनाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो ये पांचों त्यौहार हैं, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। खासकर क्या रखें याद? खजुराहो महोत्सव और मांडू महोत्सव, साथ ही साथ नर्मदा महोत्सव, ये 3 महोत्सव हैं। खजुराहो आपको याद रहेगा कि मध्य प्रदेश में जगह है खजुराहो के, स्मारक भी हैं, मंदिर भी हैं। साथ ही साथ नर्मदा महोत्सव, नर्मदा नदी जहाँ से निकलती है वहाँ पे मनाया जाता है अमरकंटक में। एक आपको याद रखना है मांडू महोत्सव। तो मांडू महोत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। साथ ही साथ एक महोत्सव और आप याद रखें, तानसेन महोत्सव। तानसेन महोत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। हाल ही में अम्फान तूफान आपदा से राहत के लिए प्रधानमंत्री द्वारा बंगाल को कितने का पैकेज जारी किया गया? तो आपने देखा होगा हाल ही में तूफान आया था अम्फान। तूफान का नाम आप याद रखें। प्रभावित कौन कौन से राज्य हुए थे? एक हुआ था पश्चिम बंगाल, एक हुआ था ओडिशा। प्रधानमंत्री ने दौरा भी किया था, आपको पता होगा, फोटोज भी आई थी, ममता बनर्जी के साथ हेलीकॉप्टर में दौरा भी किया था। तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि इस जो तूफान है इसका अम्फान नाम किसने रखा? थाईलैंड ने रखा। सबसे पहला क्वेश्चन, थाईलैंड ने इसका नाम अम्फान रखा। कोई भी तूफान आता है उससे पहले ही उसका नाम डिस्कस कर लिया जाता है या फिर वो पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है। अब मोदी जी ने कितने पैसे दिए हैं? तो मोदी जी ने, या केंद्र सरकार बोले तो केंद्र सरकार ने पहले से कितने पैसे दे दिए हैं? 1000 करोड़ रुपए। फिगर आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अम्फान तूफान का नाम आप याद रखें। कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए? पश्चिम बंगाल और ओडिशा। लगभग 6000 पेड़ गिर गए थे वहां पर। और साथ ही साथ जो कोलकाता का हवाई अड्डा है या फिर एयरपोर्ट है, वहां पर बिल्कुल पानी भर गया था। फोटोज भी आई थी और वीडियोज भी आई थी, तो इसलिए याद रखें। हाल ही में ओडिशा सरकार ने कोणार्क मंदिर स्थित कोणार्क नगर की सौरकरण के लिए कितना योगदान देने की घोषणा की है? सौरकरण बोले या फिर सोलर एनर्जी के लिए बोले, तो उसके लिए जो ओडिशा की सरकार है उसने दिए हैं 25 करोड़ रुपए। 25 करोड़ रुपए। आपको एक चीज पता होगी कि कोणार्क जो मंदिर है ओडिशा में, वहां पर सूर्य की जो किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी गिरती हैं, इसलिए सूर्य मंदिर को उस टाइम पे वो जगह बनाना काफ़ी उचित रहा होगा। तो 25 करोड़ रुपए दिए हैं ओडिशा की सरकार ने। अब बात हो रही है ओडिशा की, तो ओडिशा की राजधानी क्या मिलेगी आपको? भुवनेश्वर मिलेगी। मुख्यमंत्री कौन मिलेंगे? तो मुख्यमंत्री मिलेंगे नवीन पटनायक।
राज्यपाल मिलेंगे गणेशी लाल। और एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है ओडिशा राज्य में। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आप याद रखें ओडिशा से कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो जगन्नाथ मंदिर भी ओडिशा में स्थित है। अब कुछ त्योहार और महोत्सव हैं, वो भी हम साथ के साथ कवर करते हैं। पहला आपको याद रखना है नुआखाई। नुआ खाई महोत्सव इंपॉर्टेंट महोत्सव है। ये वही क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं जो एग्जाम में बन रहे हैं। उसके बाद जगन्नाथ यात्रा, ये कॉमन है, आपको पता होगा जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ से जगन्नाथ यात्रा निकलती है भगवान कृष्ण की, उनके भाई बलराम की और उनकी बहन सुभद्रा की। उसके बाद आप याद रखें बाली यात्रा। बाली यात्रा बोल सकता है एग्जाम में या फिर बाली यात्रा बोल सकता है, दोनों में कंफ्यूज ना हो। उसके बाद कछुआ महोत्सव। कछुआ महोत्सव क्योंकि ओली कछुआ जो होता है वो कहाँ मिलता है, ओडिशा में मिलता है, इसलिए वहां पर मनाया जाता है। साथ ही साथ कोणार्क मंदिर के तर्ज पर एक बनाया जाता है कोणार्क नृत्य महोत्सव। कोणार्क नृत्य महोत्सव। और राष्ट्रीय उद्यान कौन सा फेमस मिलेगा आपको उड़ीसा में, तो राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। और कितने रुपए दिए हैं, 25 करोड़ रुपए दिए हैं उड़ीसा की सरकार ने। यह है कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर है ये कोणार्क। इसको क्या बोला जाता है, इसको यूनानियों ने क्या नाम दिया था, ब्लैक पैगोडा। इसका भी नाम आप याद रखें, ब्लैक पैगोडा किसको बोला जाता है, कोणार्क मंदिर को बोला जाता है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक या फिर आरबीआई बोलेंगे ने रेपो रेट रिकॉर्ड स्तर पर कम करके कितना कर दिया है। तो हाल ही में रेपो रेट गिरा दिया है आरबीआई ने, लगभग कितना हो गया 4%। पहले कितना था, पहले था 4.4% और अब 0.40% की कटौती करके कितना कर दिया है 4%। अब ये रेपो रेट क्या होता है तो वो हम समझते हैं। सपोज करिए ये आरबीआई है और ये अन्य बैंक हैं। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई दूसरे बैंकों को कुछ अमाउंट या फिर पैसा लोन पे देता है और उसका कुछ इंटरेस्ट होता है। तो जब वो बैंक आरबीआई को लोन देंगे तो ये क्या होगा, रेपो रेट आरआर। और जब आरबीआई किसी बैंक से लोन लेता है, अगर आरबीआई लेता है किसी बैंक से लोन और बैंक उसके ऊपर चार्ज करते हैं तो उसका इंटरेस्ट भी क्या होता है, वो होता है रिवर्स रेपो रेट। एक होता है रेपो रेट जो आरबीआई बैंकों से इंटरेस्ट लेता है या फिर ऋण लेता है, और जो आरबीआई बैंकों जो आरबीआई बैंकों को देता है या फिर बैंकों से लेता है, बैंकों से जो लेता है वो होगा रिवर्स रेपो रेट और जो बैंकों को देता है वो है रिवर्स रेपो रेट। तो दोनों में आप कंफ्यूज ना हो, एग्जाम में अगर रेपो रेट पूछे तो रेपो रेट है 4% और रिवर्स रेपो रेट पूछे तो वो है 3.35%। पहले कितना था रेपो रेट, पहले था 4.4%, अब घटाकर कितना कर दिया 4.0%। और पहले रिवर्स रेपो रेट कितना था 3.75% और अब कितना कर दिया है 3.35%। तो ये किया है आरबीआई ने। अब आरबीआई को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आरबीआई की फुल फॉर्म क्या मिलेगी आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब मिलेगी, 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, जगह पूछ सकता है कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो किस राज्य में हुई थी, तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई थी। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको, मुख्यालय मिलेगा मुंबई में। पहले गवर्नर जो आज़ादी से पूर्व थे 1935 में, और लगभग इनका 2 साल का कार्यकाल रहा था 1935 से 1937 तक। तो ये हैं ऑसबॉर्न स्मिथ। और आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय से बने थे 1943 से 1949 तक। तो आज़ादी के समय कौन थे, सीडी देशमुख। और वर्तमान में शक्तिकांत दास। इनका नंबर भी आप याद रखें कौन से क्रम के हैं ये, तो 25वें क्रम के भारतीय गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इनका नाम आप याद रखें। हाल ही में विश्व बैंक समूह की नई अर्थशास्त्री कौन बनाई गई हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है।
तो अभी नई अर्थशास्त्री बनाई गई हैं विश्व बैंक की या फिर वर्ल्ड बैंक की, तो इनका नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम है कारमेन रेनहार्ट। इनका नाम आप याद रखें, ऑप्शन 20 का सही होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। साथ ही साथ ये जो कारमेन रेनहार्ट हैं ये आईएमएफ में भी सीनियर पॉलिसी एडवाइज़र रह चुकी हैं और उसके बाद इनको अब नई अर्थशास्त्री बनाया गया है वर्ल्ड बैंक की। कब से कार्यभार संभालेंगी? तो जून से कार्यभार संभालेंगी ये वर्ल्ड बैंक का। अब वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है तो वर्ल्ड बैंक के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 को। मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? वॉशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष कौन मिलेंगे? डेविड मलपास। और सदस्य देश 189 मिलेंगे आपको आईबीआरडी में और 173 मिलेंगे आपको आईडीए में। अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो जब एग्जाम से पहले हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की एक वीडियो डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल में समझा देंगे आईबीआरडी क्या है और आईडीए क्या है। हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एनटीपीसी ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो नवीनीकरण ऊर्जा के लिए एनटीपीसी जो कंपनी है जो पावर सप्लाई करती है या फिर पावर का उत्पादन करती है, उसने ओएनजीसी के साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ऑप्शन 20 का सही होगा। तो एनटीपीसी की बात करें सबसे पहले, तो एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या मिलेगी आपको? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। आपको जगह जगह मिलेगा एनटीपीसी का एक जो हाउस होता है वो आपको हर राज्य में या फिर हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी की फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी? 7 नवंबर 1975 को। मुख्यालय मिलेगा आपको नई दिल्ली में। महानिदेशक आप याद रखें, इनके महानिदेशक का नाम है गुरमीत या फिर गुरदीप सिंह। ओएनजीसी की बात करें तो ओएनजीसी की फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1956 को। मुख्यालय का है नई दिल्ली में और इसके महानिदेशक या फिर चेयरपर्सन कौन है? शशि शंकर। इनका नाम आप याद रखें, हाल ही में नियुक्ति हुई है इसलिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। हाल ही में किसने क्रिकेट में गेंद को थूक से चमकाने पर प्रतिबंध की घोषणा की है? तो ये क्वेश्चन ट्रिकी वे में भी पूछ सकता है। पहले तो ये याद रखें कि ये जो घोषणा करी है अभी कि गेंद को थूक से चमकाने पर प्रतिबंध, ये लगाया है आईसीसी ने। क्रिकेट का सबसे बड़ा बोर्ड है आईसीसी, उसने प्रतिबंध लगाया है। लेकिन बात करें कि सबसे पहले प्रतिबंध किसने लगाया था, तो थूक से चमकाने या फिर पसीने से चमकाने पर प्रतिबंध लगाया था अमेरिकन क्रिकेट बोर्ड ने। लेकिन अभी क्या हुआ, आईसीसी ने थूक से प्रतिबंध लगा दिया है। थूक लगाने पर आपने देखा होगा गेंद को चमकाने के लिए थूक लगाया जाता है ताकि गेंद में एक स्विंग बन सके। और वो क्यों प्रतिबंधित किया है कि आपको पता होगा कि सलाइवा, जो अपनी मुंह से सलाइवा निकलता है, उसमें भी कोरोना वायरस के लक्षण उसी से चेक किए जाते हैं। तो अगर व्यक्ति गेंद पे थूक लगाएगा तो कोरोना वायरस फैल सकता है। तो उसके संक्रमण को रोकने के लिए थूक पर प्रतिबंध लगा दिया है कि अगर गेंद को चमकाना है तो आप उस पर थूक नहीं लगा सकते। लेकिन आईसीसी ने पसीने से गेंद पर चमकाने के लिए प्रतिबंध नहीं लगाया है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। आईसीसी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और जितने फैक्ट से बनता है वो सारे के सारे हम डिस्कस करते हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, क्योंकि आईसीसी की फुल फॉर्म में वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। एक ऑप्शन में दे रखा होगा इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब, एक में दे रखा होगा इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बात करें स्थापना कब हुई थी? 1909 में। और जब स्थापना हुई थी तब आईसीसी का क्या नाम था? इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल या फिर इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, दोनों आप याद रखें। इसका मोटो क्या है या फिर आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य है क्रिकेट फॉर गुड। और मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? मुख्यालय मिलेगा दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया था अध्यक्ष के बारे में। सीईओ कौन है? मनु साहनी, इनका नाम भी आप याद रखें। सदस्य देश कितने हैं? तो 104 देश हैं जो आईसीसी से सदस्य देश हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो का कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन होगा, उस पर जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल बटन होगा, बेल बटन पे क्लिक करके आप ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे वीडियो से रिलेटेड वो सारे के सारे आपके फ़ोन पर आ जाएंगे। और आपका कोई भी स्टडी ग्रुप हो वहाँ पर वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।